ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि एक देश 100 अरब डॉलर से भी अधिक की शर्त लगा रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि यह शेयर बाजार पर नहीं है। यह शर्त खुद तकनीक के भविष्य पर है, और ठीक इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह विशाल रणनीतिक कदम जो भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं को रफ्तार देने के लिए तैयार किया गया है। तो आइए समझते हैं कि यह पूरी योजना असल में काम कैसे करने वाली है। तो ये वाकई में सवाल उठाता है ना? आखिर एक देश अपना भविष्य कैसे बनाता है? मेरा मतलब है, पहले तो सब कुछ सड़कों, पुलों, फैक्ट्रियों यानी भौतिक चीजों के बारे में था। लेकिन आज 21वीं सदी में असली बुनियादी ढांचा एक इंजन है, नवाचार का इंजन। अब बात है एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जो दुनिया बदल देने वाली तकनीकें खुद देश में तैयार कर सके, न कि सिर्फ किसी और से खरीद सके। और यहीं से हम पहुंचते हैं भारत की भव्य योजना पर। यह बहुत बड़ा है और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद महत्वाकांक्षी डेडलाइन से। तो बड़ा साल है 2047। तो फिर यही साल क्यों? असल में यह भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है और लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, एक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनना। इस विजन का आधिकारिक नाम है विकसित भारत। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, यह सिर्फ जीडीपी बढ़ाने के बारे में नहीं है। असल महत्वाकांक्षा, इसकी जड़ सब कुछ तकनीक के इर्द गिर्द है। यह उस छलांग के बारे में है जिसमें हम हाई टेक के उपभोक्ता से उसके निर्माता बन जाएं। और इस पूरे परिवर्तन की कुंजी क्या है? यह एक खास तरह के नवाचार पर निर्भर करता है, डीप टेक। अब अपनी रोजमर्रा की सोशल मीडिया ऐप को भूल जाइए, हम इसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन बुनियादी, खेल बदल देने वाली चीजों की। सोचिए ऐसे एआई के बारे में जो पूरी इंडस्ट्रीज को फिर से परिभाषित कर दे, या क्वांटम कंप्यूटिंग जो उन समस्याओं को हल कर सके जिन्हें हम असंभव मानते थे, या फिर बायोटेक जो सचमुच चिकित्सा के भविष्य को बदल सकता है। जोखिम, हाँ, वे बेहद ज्यादा हैं, लेकिन संभावित इनाम, वो तो सचमुच दुनिया बदल देने वाला है। लेकिन यही हमें उस क्लासिक समस्या तक ले आता है ना? सबसे बड़ी बात है, इस तरह का गहरा, गंभीर अनुसंधान और विकास ये बेहद महंगा है। इसमें सालों साल लग जाते हैं और बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि यह सफल होगा। आप जानते हैं, पारंपरिक वेंचर कैपिटल आमतौर पर अपने निवेश पर बहुत तेज रिटर्न चाहती है। तो कौन आगे बढ़ेगा और इन मूनशॉट्स को फंड करेगा? कौन है जो एक शानदार आइडिया और दुनिया बदल देने वाले प्रोडक्ट के बीच की उस विशाल खाई को पाटेगा? तो हुआ यूं कि भारत का जवाब है बड़ा सोचना, एक विशाल और वाकई रणनीतिक दांव लगाना। वे एक बिल्कुल नया फंड ला रहे हैं जिसे सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किया गया है, इसी समस्या का हल निकालना। और जो रकम है, मेरा मतलब है खुद वो आंकड़ा ही चौंका देने वाला है, 1 लाख करोड़ रुपए। अगर आप तुलना करें तो यह एक के बाद 12 शून्य होते हैं। यह सिर्फ थोड़ी सी शुरुआती पूंजी नहीं है, यह राष्ट्रीय इरादे का एक बड़ा ऐलान है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे देखकर हर इनोवेटर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चौंक कर ध्यान देगा। तो आधिकारिक तौर पर इसे रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड कहा जाता है, या संक्षेप में आरडीआई। लेकिन असल में इसका मकसद दो मुख्य शब्दों में सिमटता है, जोखिम कम करना और उत्प्रेरित करना। इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका मकसद यह है कि शुरुआती डरावने वित्तीय जोखिम का कुछ हिस्सा खुद उठाया जाए, जिससे ये बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स निजी निवेशकों के लिए कहीं ज्यादा आकर्षक बन जाएं। और ऐसा करके यह एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जिससे निजी क्षेत्र में नवाचार की एक और भी बड़ी लहर शुरू हो जाती है। अब इसमें कोई गलती न करें, यह किसी भी विचार वाले व्यक्ति के लिए खाली चेक नहीं है। यह फंड कुछ मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों पर बेहद केंद्रित है। मूल रूप से वे कोर तकनीकें जो आने वाले 100 वर्षों को परिभाषित करेंगी। हम बात कर रहे हैं एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा और स्पेस टेक की। ये वे बड़े क्षेत्र हैं जहां वैश्विक नेतृत्व अभी भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा फंड तो आसानी से उलझ सकता है ना? बहुत अक्षम भी हो सकता है। और यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है कि इसे काम करने के लिए किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये, और मैं दोहराता हूं, ये कोई साधारण सरकारी अनुदान नहीं है। यह एक सावधानीपूर्वक संरचित प्रणाली है जिसे दीर्घकालिक और टिकाऊ प्रभाव के लिए बनाया गया है। असली फर्क यह है, पारंपरिक फंडिंग अक्सर एक अनुदान होती है जो अचानक खत्म हो जाती है, या बहुत अधिक ब्याज वाला आरण जो किसी युवा कंपनी को कुचल सकता है। तो आरडीआई फंड अलग तरह से काम करता है। ये एक चीज का इस्तेमाल करता है जिसे पेशेंट कैपिटल कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए,
दीर्घकालिक आरण जिन पर ब्याज बहुत कम या शून्य हो सकता है, या फिर फंड कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी ले लेता है, यानी इक्विटी स्टेक। इसका उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है टिके रहना और एक असली व्यावसायिक रूप से सफल कहानी बनाने में मदद करना। और इसकी संरचना खुद इतनी समझदारी से और सबसे अहम स्वतंत्र रूप से तैयार की गई है। मैं आपके लिए इसका पूरा प्रवाह समझाता हूं। सबसे पहले सरकार की बड़ी रकम एक मुख्य फंड में जाती है। दूसरा कदम, स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति, न कि सरकारी अधिकारी, पेशेवर फंड मैनेजरों का चयन करती है जो इस पैसे को संभालेंगे। तीसरा, वही विशेषज्ञ मैनेजर असल में इस पूंजी को सबसे संभावनाशील अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में निवेश करते हैं। और अंत में, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह फंड उन बिल्कुल नई कागज पर लिखी गई योजनाओं के लिए नहीं है। यह उन परियोजनाओं को लक्षित करता है जो पहले ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चरण से आगे बढ़ चुकी हैं। हम यहां उस फंडिंग की बात कर रहे हैं जो चीजों को आगे बढ़ाने यानी स्केल अप करने में मदद करे, न कि सिर्फ शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो जब इतनी सारी रकम दांव पर लगी है तो करोड़ों या शायद अरबों डॉलर का सवाल यह है, यह पैसा किसे मिलेगा? आप या आपकी कंपनी वास्तव में इस नए फंड से कैसे जुड़ सकते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में मूल रूप से दो अलग अलग रास्ते हैं, और यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा है। एक तरफ, अगर आप एक फंड मैनेजर हैं, जैसे कि कोई निवेश फंड या रिसर्च संगठन, तो आप सीधे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास जाते हैं। लेकिन, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप एक इनोवेटर, स्टार्टअप या किसी परियोजना वाली कंपनी हैं, तो आप सरकार के पास नहीं जाते। इसके बजाय जब उन विशेषज्ञ फंड मैनेजरों का चयन हो जाएगा तो आप उन्हीं के माध्यम से आवेदन करेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है, जानिए कि किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। अब इतना बड़ा फंड सिर्फ अपने आप में नहीं होता। इसकी असली समझ पाने के लिए हमें थोड़ा दूर से देखना होगा और समझना होगा कि यह कितने बड़े चित्र में फिट बैठता है। यह एक विशाल रणनीतिक पहेली का एक हिस्सा है, और यही असल में रणनीति के केंद्र तक पहुंचता है। देखिए, सिर्फ पैसे से नवाचार नहीं होता, सिर्फ पैसे से नहीं होता। आपको लगातार होशियार लोगों की एक पाइपलाइन भी चाहिए जो नए विचार लेकर आएं, और आपको सही जगहें, लैब्स और आधारभूत संरचना चाहिए जहां इन विचारों को परखा और विकसित किया जा सके। ये पूरी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात है, कक्षा से लेकर वैश्विक बाजार तक। और वे अपने कहे पर अमल भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस फंड के साथ साथ वे 10,000 बिल्कुल नई रिसर्च फेलोशिप्स भी बना रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी मानव मस्तिष्क शक्ति में सीधा निवेश है। यह भविष्य के लिए शीर्ष स्तर की अनुसंधान एवं विकास प्रतिभा की एक मजबूत टीम तैयार करने की बात है। और यह रणनीति इससे भी पहले शुरू होती है, बहुत पहले। वे देश भर के स्कूलों में 25,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स जोड़ रहे हैं। ये मूल रूप से ऐसे स्थान हैं जहां युवा छात्र खुद प्रयोग कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं और सीख सकते हैं। यह जमीनी स्तर से नवाचार की संस्कृति तैयार करने की बात है। आप कह सकते हैं कि यह अगली पीढ़ी के महान नवप्रवर्तकों के लिए बीज बोने जैसा है। और इस पूरे प्रयास का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शून्य से शुरू नहीं हो रहा है। यह उस मजबूत गति पर आधारित है जो पहले से ही मौजूद है। सिर्फ एक क्षेत्र को उदाहरण के तौर पर देखिए, बायो इकोनॉमी। 2014 में यह लगभग 10 अरब डॉलर का उद्योग था। आज यह लगभग 140 अरब तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं, यह नया फंड आग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह उस आग पर पेट्रोल डालने के लिए बनाया गया है जो पहले से ही बहुत तेजी से जल रही है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। आइए जल्दी से इन सब में से 4 सबसे महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हैं। पहला, इसका विशाल पैमाना, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो निजी अनुसंधान और विकास को शुरू करने के लिए है। दूसरा, इसका मॉडल, ये अनुदानों के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट धैर्यवान पूंजी के बारे में है, जैसे कि आरण और इक्विटी। तीसरा, इसकी संरचना, यह विशेषज्ञों द्वारा संचालित है, सरकार द्वारा सीधे नहीं चलाया जाता। और अंत में बड़ी तस्वीर, यह सब एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने के लिए अधिक प्रतिभा और अधिक प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने के बड़े प्रयास से समर्थित है। और जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा और वाकई दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है, प्रतिभा का बढ़ता हुआ समूह है, और यह सारी नई आधारभूत संरचना है। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या इस पूरे इकोसिस्टम से कोई दुनिया बदल देने वाला नवाचार निकलेगा या नहीं। असल सवाल यह है कि वह क्या होगा और हम उसे कितनी जल्दी देख पाएंगे।